हेलो फ्रेंड्स, मैं अफ़सा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन यूजी में। दोस्तों, आज हम मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर एमए समाजशास्त्र के फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट बुक है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी समाजशास्त्रीय अवधारणा। दोस्तों, आज हम समाजशास्त्रीय अवधारणा की सेकंड यूनिट कंप्लीट कराएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने सेकंड यूनिट के 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम सेकंड यूनिट के बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समूह को देखेंगे कि समूह क्या होता है। दोस्तों, समूह उन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन है जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और समान उद्देश्यों, हितों या संबंधों से जुड़े होते हैं और अपने आप में एक इकाई के रूप में पहचानते हैं। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ सामान्य उद्देश्य के लिए बातचीत करते हैं और खुद को उसी ग्रुप का हिस्सा मानते हैं तो उसे हम समूह कहेंगे। दोस्तों, अब हम मैकाइवर एवं पेज के अनुसार देखेंगे कि मैकाइवर एवं पेज ने समूह को कैसे परिभाषित किया है। दोस्तों, इनका मानना है कि समूह व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी सिर्फ लोगों का इकट्ठा होना समूह नहीं होता, बल्कि इनके बीच किसी न किसी तरह का रिश्ता या संपर्क होना जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट थिंकर के अनुसार देखेंगे इन्होंने समूह को कैसे परिभाषित किया है। दोस्तों, हैरी एम जॉनसन, इनका मानना है कि समूह सामाजिक अंतःक्रिया की एक व्यवस्था होती है। अब हम समूह की विशेषताएं देखेंगे। दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक साथ रहना। यानी दोस्तों, समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। केवल एक व्यक्ति समूह नहीं बना सकता, इसलिए इसमें अनेक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते हैं जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं और समान उद्देश्यों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पारस्परिक अंतःक्रिया, यानी कि सदस्यों के बीच बातचीत और संपर्क होना चाहिए, जैसे फुटबॉल टीम के खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, पारस्परिक अंतःक्रियावाद का सबसे अच्छा उदाहरण होता है फुटबॉल टीम। जैसे एक फुटबॉल टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं और बातचीत करते हैं और समान उद्देश्य के लिए एक साथ जुड़े रहते हैं, तो यह एक अंतःक्रियावाद होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामान्य उद्देश्य, यानी कि सभी व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य होता है, बल्कि अलग अलग नहीं होता। दोस्तों, इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम की भावना, यानी सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति लगाव और एकता का भाव होता है, जिसे हम की भावना कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नियम एवं मानदंड, यानी हर समूह के अपने कुछ कायदे कानून होते हैं जिनका पालन सभी सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अपेक्षाकृत स्थायित्व, यानी समूह कुछ समय तक टिका रहता है। यह अचानक बनकर तुरंत खत्म नहीं होता, यानी कि यह स्थायी होता है बल्कि अस्थायी नहीं होता। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें जो सामूहिक पहचान होता है। दोस्तों, यानी कि जब हम एक ग्रुप में रहते हैं तो उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है। इस प्रकार हमने समूह की परिभाषा विशेषताएं देखी है। अब हम समूह का महत्व देखेंगे। दोस्तों, समूह का महत्व है जैसे कि व्यक्ति के विकास में सहायक होता है और सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है। दोस्तों, समूह सोशल कंट्रोल को स्थापित करता है और सहयोग एवं एकता की भावना होती है। फ्रेंड्स, जो ग्रुप होता है उसमें व्यक्ति
बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसमें हम की भावना, एकता की भावना होती है और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संस्कृति एवं परंपरा का संरक्षण होता है। दोस्तों, जब हम अलग अलग व्यक्ति एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाकर रहते हैं तो उसमें शक्तियों का आदान प्रदान होता है। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों, सामाजिक समूह व्यक्तियों का ऐसा संगठित समुदाय है जो पारस्परिक संबंधों, सामान्य उद्देश्यों और हम की भावना से जुड़ा होता है। यह व्यक्ति और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने समूह को अच्छे से समझ लिया है। अब अगर एग्जाम में आए कि समूह का अर्थ और परिभाषा बताते हुए इसका महत्व लिखिए। दोस्तों, ये आप सेम ऐसा ही लिख के आना है जैसे हमने इस नोट्स में बताया है। इस प्रकार हमने समूह को अच्छे से देख लिया है। अब हम एसोसिएशन यानी संघ या समिति को देखेंगे। इस प्रकार हमने समूह का अर्थ और उसकी परिभाषा देखते हुए उसकी विशेषताओं पर चर्चा की है। दोस्तों, अब हम संघ या समिति के बारे में अच्छे से जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे संघ की अवधारणा किसने दी। दोस्तों, हमारे प्रसिद्ध थिंकर है मैकाइवर एवं पेज, इन्होंने संघ की अवधारणा दी थी। दोस्तों, अब हम संघ का अर्थ देखेंगे। संघ व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से बनाया जाता है, यानी खुद अपनी मर्जी से बनाया जाता है। यह नियम और संगठन पर आधारित होता है। दोस्तों, इस संघ के सबसे अच्छे उदाहरण हैं जैसे छात्र संघ, छात्रों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, और खेल क्लब मनोरंजन और गतिविधियों के लिए बनाया जाता है। सहकारी समितियां आर्थिक लाभ और सहायता के लिए बनाई जाती है। ये इनके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब हम मैकाइवर एवं पेज के अनुसार देखेंगे। मैकाइवर एवं पेज ने संघ को कैसे परिभाषित किया है। दोस्तों, संघ उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं, यानी जब लोग अपनी किसी खास जरूरतों या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं और एक व्यवस्थित संगठन बनाते हैं तो उसे हम संगठन कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट थिंक करें गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। दोस्तों, इन्होंने माना है कि संघ व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समूह है जो किसी सामान्य हित या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। दोस्तों, इनका मानना है कि संघ व्यक्तियों का एक संगठन होता है और यह किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाता है। अब हम संघ की विशेषताएं देखेंगे क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें पॉइंट है निश्चित उद्देश्य, यानी इसका निर्माण किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संगठित समूह। संगठित समूह वह होता है जब लोगों का व्यवस्थित ढांचा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नियम एंड संरचना। दोस्तों, यह विशिष्ट नियमों और उपनियमों के लिए कार्य करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्वैच्छिक सदस्यता, यानी सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध होता है, न कि अनौपचारिक। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अस्थायी प्रकृति, यानी उद्देश्य पूरा होने पर समाप्त हो सकता है। दोस्तों, यह एक स्थायी प्रकृति का नहीं होता बल्कि यह एक अस्थायी प्रकृति का होता है। यह जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो यह नष्ट हो सकता है। दोस्तों, अब हम कम्युनिटी और एसोसिएशन यानी समुदाय और संघ में डिफरेंस देखेंगे कि ये क्या होता है। दोस्तों, कम्युनिटी हमने दूसरी वीडियो में बताया था, अच्छे से हमने बताया था कि समुदाय क्या होता है। अब हम समुदाय और संघ में अंतर देखेंगे।
फ्रेंड्स, हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि समुदाय और संघ में अंतर बताइए, यानी कि वेरी शॉर्ट में आ सकता है। दोस्तों, समुदाय स्वाभाविक रूप से बनता है और ये संघ जानबूझकर बनाया जाता है। यानी कि यह समुदाय खुद स्वाभाविक रूप से बनता है और एसोसिएशन जानबूझकर बनाया जाता है। क्षेत्र में हम की भावना पर आधारित होता है। इसमें विशेष उद्देश्य पर आधारित होता है। दोस्तों, जो समुदाय होता है इसमें हम की भावना पाई जाती है, और जो संघ होता है इसमें विशेष उद्देश्य पर यह आधारित होता है। अब हम देखेंगे कि समुदाय एक स्थायित्व होता है और एसोसिएशन यानी संघ उद्देश्य प्राप्त होने पर समाप्त हो सकता है। दोस्तों, अब आप अच्छे से जान चुके हैं कि समुदाय और संघ क्या होता है। तो दोस्तों, हमने समूह और संघ को अच्छे से समझ लिया है। अब हम 7 टॉपिक क्लास यानी वर्ग को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, क्लास की अवधारणा कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने बताई है। फ्रेंड्स, अब हम वर्ग का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों, समाजशास्त्र में वर्ग से तात्पर्य ऐसे लोगों के समूह से है जिनके आर्थिक स्थिति, आय, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन स्तर लगभग समान होते हैं, और समाज में लोगों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। दोस्तों, वर्ग हम उसे कहते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति, आय, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन स्तर लगभग समान होते हैं, और समाज में उन लोगों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। इसका उदाहरण है जैसे कि जो अधिक आय वाले लोग होते हैं उनको उच्च वर्ग में रखा जाता है, और जो सामान्य आय वाले लोग होते हैं उनको निम्न वर्ग में रखा जाता है, और जो कम आय वाले लोग होते हैं उनको निम्न वर्ग में रखे जाते हैं। जैसे हमारे समाज में 3 वर्ग होते हैं, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इस प्रकार हमारे समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, वर्ग समाज का वह समूह है जिसके सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति समान होती है। इस प्रकार हमने वर्ग को समझ लिया है। अब हम वर्ग की परिभाषा देखेंगे। दोस्तों, सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से अलग दिखाई देता है। फ्रेंड्स, मैकआइवर एवं पेज का मानना है कि सामाजिक वर्ग समाज का वह हिस्सा होता है जिसे उसकी सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस के आधार पर पहचाना जाता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि समाज में कुछ लोगों का समूह अपनी प्रतिष्ठा, पद, लाइफ स्टाइल के कारण दूसरे समूह से अलग दिखाई देता है। इस प्रकार हमारे मैकआइवर एवं पेज ने वर्ग को समझाया है। दोस्तों, अब हम वर्ग की विशेषताएं देखेंगे क्या होती है। फ्रेंड्स, वर्ग में समान सामाजिक स्थिति होती है, आय एवं संपत्ति में समानता पाई जाती है, समान जीवन स्तर होता है, वर्ग चेतना पाई जाती है, खुली सदस्यता यानी व्यक्ति वर्ग बदल सकता है, इसमें खुली सदस्यता पाई जाती है, इसमें ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया है कि समाज 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इस प्रकार इसमें ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम टॉपिक 9 एक्टिव सोसाइटी यानी सक्रिय समाज को अच्छे से जानेंगे क्या होता है। दोस्तों, सक्रिय समाज की अवधारणा एमिताई एड्जियोनी ने दी थी। फ्रेंड्स, सक्रिय समाज हम उसको कहेंगे जहाँ नागरिक चुपचाप नहीं बैठते बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए खुद फैसले लेते हैं और कार्य करते हैं।
अब हम सक्रिय समाज का अर्थ देखेंगे क्या होता है। फ्रेंड्स, सक्रिय समाज वह समाज है जिसमें लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा समाज के विकास और परिवर्तन में योगदान देते हैं। अगर हम जाने सरल शब्दों में कि सक्रिय समाज क्या होता है। फ्रेंड्स, जिस समाज के लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, सामाजिक समस्याओं के समाधान में भाग ले और समाज की प्रगति के लिए कार्य करे, उसे सक्रिय समाज यानी एक्टिव सोसाइटी कहते हैं। फ्रेंड्स, एक्टिव सोसाइटी की विशेषताएं देखेंगे क्या होती है। फ्रेंड्स, एक्टिव सोसाइटी यानी सक्रिय समाज में लोगों की सक्रिय भागीदारी होती है, सामाजिक जागरूकता पाई जाती है, परिवर्तन को स्वीकार करना होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना होता है, इसमें सामूहिक विकास पाया जाता है। दोस्तों, एमिताई एज़्जियोनी के अनुसार देखेंगे इन्होंने सक्रिय समाज को कैसे परिभाषित किया है। दोस्तों, इनका मानना है कि सक्रिय समाज वह है जिसमें नागरिक सामाजिक जीवन और सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी करता है। दोस्तों, इस प्रकार सक्रिय समाज का एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम टॉपिक 10 रिस्क सोसाइटी यानी जोखिम समाज को समझेंगे क्या होता है। दोस्तों, जोखिम समाज की अवधारणा उल्रिच बेक ने दी है। फ्रेंड्स, जोखिम समाज का अर्थ अगर हम देखें, यह जो समाज आधुनिक तकनीक और औद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और परमाणु दुर्घटनाएं, महामारी आदि से प्रभावित होता है, उसे जोखिम समाज कहते हैं। दोस्तों, जोखिम समाज वह होता है जो विज्ञान, तकनीक और औद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, अब हम हमारे जो प्रसिद्ध थिंकर है उल्रिच बेक, जिन्होंने जोखिम समाज की अवधारणा दी है, इनके अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, आधुनिक विकास से उत्पन्न जोखिमों से प्रभावित समाज को जोखिम समाज कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जोखिम समाज की विशेषताएं देखेंगे क्या होती है। जोखिम समाज मानव निर्मित जोखिमों की वृद्धि करता है, विज्ञान और तकनीक पर निर्भर होता है, इसमें वैश्विक समस्या पाई जाती है जैसे जलवायु परिवर्तन और अनिश्चितता और असुरक्षा होती है। जोखिमों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, यानी जब जोखिम होता है उसका पूरे समाज पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके अनुसार कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है। फ्रेंड्स, रिस्क सोसाइटी यानी जोखिम समाज का अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम में आए कि रिस्क सोसाइटी की अवधारणा विस्तार से समझाइए, तो जैसे मैंने आपको यह बताया है, यह स्वयं लिख के आना तो अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, जैसे आधुनिक समाज में जोखिमों के प्रकार एवं उनके सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।